हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे भाई, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास भाई 3 बोल रहा हूँ, देख रहे हो, क्लास 10th का 3.1 एक्सरसाइज पूरा डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट में। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा, उनका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहना। इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। काफी क्रिस्प कंटेंट बताता हूँ मैं, मतलब जो भी बताऊंगा बहुत टू द पॉइंट बताऊंगा, एकदम एक लाइन दो लाइन में आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा। ओके, तो चलो यार फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। और क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ और आपको बता दूं, तो यार ये जो चैप्टर है ना, इसमें हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को दो वेरिएबल में बनाना होता है। मतलब एक को एक्स मान रहे हैं तो दूसरे को वाई मानेंगे, एक्स को पी मान रहे हैं तो दूसरे को क्यू मान लेंगे, एक एक्स को मतलब आपका नाम अगर कोई वेरिएबल मान रहे हैं तो दूसरा आपके वाली का नाम ले लेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा करके हम इक्वेशन बनाते हैं। ओके, तो आजा फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, मतलब तुम्हारी तरह ये भी बदमाश बच्चे हैं, यानी कि 10वीं क्लास के बच्चे हैं। ओके, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स क्विज हुआ है, उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो यार देखो, क्वेश्चन हमेशा देखो बेटा, आपको जो भी इक्वेशन बनाना होता है वो क्वेश्चन को देखकर ही बनाना होता है, और क्वेश्चन हमेशा आपको हिंट देता है। तो देखो यहाँ पे कह रहे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो एक काम करता हूँ, और मैं नंबर ऑफ बॉयज को एक्स मान लेता हूँ। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, समझ रहे हो, नंबर नहीं दूंगी, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स। ओके, सो द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, तो गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा, गर्ल्स जो है लड़कों से 4 ज्यादा है, तो डेट इज वाई। पहले तो इसे वाई मानो, देखो वाई पहले इसे माना, मैं जानता हूँ वाई मानोगे, लेकिन डायरेक्टली भी मैं लिख सकता था डेट इज x+4। सर ये आप कैसे लिख दिए, सर ये तो हमारे ऊपर से चला गया। बिल्कुल ऊपर से जाने वाली बात नहीं है बच्चे, एक बात समझो, यहाँ पे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज को मैंने x मान लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने y मान लिया। क्यों? क्योंकि सर इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाना है जिसमें दो वेरिएबल हो, तो इसलिए मुझे दो वेरिएबल लेना पड़ रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक को x मानना हो तो दूसरे को y मानना हो, तो पहले को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। और क्वेश्चन में हमेशा x और y के बीच में एक रिलेशन दिया होता है, जैसे यहाँ पे दिया था कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी y जो है x में और 4 जोड़ दो तो उतना के बराबर है, तो y इक्वल टू x+4 हो गया बस। और एक इक्वेशन और दिया है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो एक इक्वेशन और दिया है, डेट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। सर ये भी समझ में नहीं आया बेटा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 का मतलब है नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, 10 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। बस यार अब इसी को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफिकली, लेकिन सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आफ्टर दैट हम इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे। तो देखो नॉर्मल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है। नॉर्मल मेथड आई होप आपको समझ में आ रहा हो, जो आप मेथड 3 पढ़ के आते हो, फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह, तो उससे कैसे से सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मुझे सबसे आसान दिख रहा है, तो मैं ये वही यूज करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे दिया है मेरे पास पहला इक्वेशन, डेट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। इक्वेशन 2 मेरे पास है बेटा एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू x+4, तो बस वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं पहले इक्वेशन में, तो डेट इज एक्स प्लस, और ये भी आ जाएगा x+4 इक्वल टू 10। तो ये मेरा आ रहा है 2x, और 2x इक्वल टू आ रहा है 6, तो x इक्वल टू मेरा आ चुका है 3। तो x अगर 3 आ गया तो y कितना आ जाएगा, पहले इक्वेशन में वैल्यू रख दो, 3 + 4 कितना होता है 7, तो x इक्वल टू 3 आ चुका है, y इक्वल टू 7 आ चुका है। तो ऐसे करके नॉर्मल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ये मेरा इक्वेशन 2 था, मैंने क्या किया, y की वैल्यू को उठा के पहले इक्वेशन में रख दिया। आपको सब्स्टिट्यूशन में यही करना होता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखो और उसकी वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। ज्यादातर जिसमें से वैल्यू आप निकालते हो उसके अपोजिट वाले में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 2 का मदद करके मैं y निकाला, तो इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू रख दिया। ओके, आई होप ये क्लियर हो आपको। आ जाओ अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैंने अपना एक नॉर्मल सा स्केच रेडी कर लिया है, जिसपे मैं सारी चीजें लिखूंगा। और दो आपको डब्बे रेडी करने होते हैं कोने में, यहाँ पे नहीं कोने में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला डब्बा। और बाय द वे आप एग्जाम में भी करना, ओके, डब्बा वाला ये जो मैं बना रहा हूँ ना, आप एग्जाम में भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत क्या मतलब, इससे आपको और अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर क्यों अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्योंकि बेटा एग्जामिनर को ना आप एकदम अच्छे से दिखा देते हो कि हाँ भाई सारी चीजें मैंने एकदम बहुत अरेंज वे में की है। और भाई बोर्ड वाले जो चेक करते हैं ना, काफी साले बहुत आलसी होते हैं, उनको यही चाहिए होता है कि सब कुछ हमें एकदम मिल जाए, दिखा दिखाया कि हाँ ऐसा है ऐसा ऐसा है, इसलिए वैसा होता है। ओके, तो आप मतलब जितना डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बोर्ड में, आप उतना डिटेल में सॉल्व करना। अब देखो यार मेरे पास कितने इक्वेशन थे, दो इक्वेशन। तो जैसे पहला इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखूंगा। आई होप आपको ये सब आता है, नहीं आता तो मैं वो भी सिखा देता हूँ, कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। देखो सबसे पहले आप डब्बा बनाना है ऐसे, और यहाँ पे भी एक डब्बा ऐसे बना लेना। ओके,
यहाँ पे आप लिखना x, यहाँ पे आप लिखना y, यहाँ पे आप लिखना x, यहाँ पे आप लिखना y। इसमें आप लिख देना लाइन 1। लाइन 1 का मतलब इक्वेशन 1 के लिए ये मैं बनाया हूँ, इक्वेशन 2 के लिए मैं ये बनाया हूँ। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। आपको कुछ नहीं करना, एक बार x को 0 डालना है, चेक करना है y क्या आ रहा है, दूसरी बार y को 0 डालना है, चेक करना है x क्या आ रहा है, बस यही करना होता है। तो अगर इस इक्वेशन में मैं x को 0 डालता हूँ तो देखो यार, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं x को 0 डाला तो y कितना आ रहा है बेटा? y मेरा 4 आ जा रहा है। अगर इसी सेम इक्वेशन में मैं y को 0 डालता हूँ तो x मेरा -4 आ रहा है। तो बस 2 पॉइंट्स मिल गए। जैसे ही 2 पॉइंट्स मिले, आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे इन दोनों पॉइंट्स को पॉइंट करना है, प्लॉट करना है, और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन खींच देनी है। वही लाइन आपके इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगी, यानी वही लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और किसी भी दो कर्व का जो इंटरसेक्शन होता है वो उन दोनों कर्व का सोल्यूशन देता है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट देता है। तो यह वाली लाइन आप खींच लेना, उसके बाद आप यह वाली लाइन खींच लेना, जो दूसरी वाली लाइन मेरे पास थी। दोनों लाइंस को आप खींचोगे, वो दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे के साथ मारपीट कर रही होंगी, मतलब जहां पे एक दूसरे का सर फोड़ रही होंगी, मतलब जहां पे मैथमेटिकली बोले तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वही आपका सोल्यूशन होगा। और वो वैल्यू 3,7 आ जाएगी अपने आप जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे। आ जाओ दूसरे इक्वेशन के लिए देखते हैं। तो इसमें मैं x को 0 डालता हूं तो मेरा y 10 आता है, और y को 0 डालता हूं तो x 10 आता है। ये तो काफी सिंपल हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है, आ जाओ वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0,4, यानी x इक्वल टू 0, y इज 4। तो यहाँ पे मैं कुछ ये पॉइंट आ जाएगा, डेट इज 0,4। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y कोऑर्डिनेट पे, और y की वैल्यू क्या है, 4। उसके बाद बोल रहा है कि y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, यानी कि कुछ यहाँ पे आ जाएगा 0,-4। आई होप ये सब नंबर लाइन का खेल है बेटा, आप ये सब आपको पता हो कि ये सब कैसे प्लॉट वगैरह किया जाता है। ओके, तो पहला पॉइंट मैं प्लॉट कर चुका, दूसरा पॉइंट मैं प्लॉट कर चुका। इन दोनों को जब मैं ज्वाइंट करूंगा तो सर मेरा क्या आएगा, दोनों को बेटा आप ज्वाइंट करोगे तो आपकी सिंपल सी चीज आएगी, डेट इज द, ओहो यहाँ पे मैं दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे आपकी बहुत सिंपल सी चीज आएगी बेटा, और वो चीज क्या आएगी, वो आएगी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन आपकी आ चुकी है, ये मतलब कि इस लाइन का ग्राफ। तो इस लाइन का ग्राफ मेरे पास आ चुका है। आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो एग्जाम में, इसको लिख सकते हो, डेट इज इक्वेशन, मतलब इक्वेशन मत लिखना डायरेक्टली, ऐसे लिख दो, लाइन लिख दो या L1 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो डेट इज y इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ये ग्राफ था, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 मैंने लिख दिया। उसके बाद बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में भी देखो, इक्वेशन नंबर 2 के सबसे पहले तो हमें क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले बाबू आपको पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे। तो x 0 है तो y 10 है, तो यार ऊपर ले जाना पड़ेगा मुझे काफी इसको, तो इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, तो इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ, क्योंकि भाई y 10 है, y की वैल्यू काफी बड़ी है। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, मान लो कि 0,10, और y 0 है तो x की वैल्यू 10 आ रही है, तो ये मेरा आ गया y जो है वो 0 है तो x की वैल्यू मेरे पास 10 आ रही है। ओके, और इन दोनों को ज्वाइंट करूंगा तो ये मेरा एक लाइन और बन जाएगा। इन दोनों को मैं ज्वाइंट किया तो तुम देखो ये भी एक लाइन बन गया, और ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, डेट इज x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि उसी का ये ग्राफ है। और तुम देख लेना ये वाला जो पॉइंट आएगा वो तुम्हारा 3,7 आएगा, और इसी को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। आई होप आपको समझ में आया हो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं आया, एक बार और समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको दो डब्बे बनाने हैं ऐसे, एक्स वाई और फिर दोनों पॉइंट्स के लिए, फिर एक्स वाई और दोनों पॉइंट्स के लिए। ओके, उसके बाद आपको अपना इक्वेशन नंबर 1 पकड़ना है, उसमें एक्स को 0 डालना है, चेक करना है वाई क्या आ रहा है, वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नीचे लिख देनी है। एक्स, फिर वाई को 0 डालना है, चेक करना है एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, उसको एक्स की जगह पे लिख देना है। इक्वेशन 2 के लिए भी सेम काम करना है। उसके बाद आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, वहां पे जो दो पॉइंट आप निकाले हो, पॉइंट का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई का एक पेयर। तो देखो, एक ये मेरे पास एक्स कॉमा वाई का पेयर आया है, और एक एक्स कॉमा वाई का पेयर आया है। इन दोनों पेयर्स को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, और दोनों के बीच में एक सीधी रेखा खींच दोगे। जैसे ही रेखा खींचोगे वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका इस लाइन का कर्व, इस लाइन का ग्राफ। ओके, तो जैसे इस लाइन का ग्राफ आया वैसे ही आप दूसरे लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही आपका क्या होगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सोल्यूशन। ओके, एक्स कॉमा वाई आपका मिल जाएगा, जैसे 3,7 यहाँ पे मुझे मिल चुका है। तो फाइनली इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो ये, तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी कि 5 पेंसिल खरीदता हूं और 7 पेन खरीदता हूं एक साथ। यानी दुकान पे गया, बोला भैया 5 पेंसिल दे दो, 7 पेन दे दो, तो बोला तुम मुझे 50 रुपये दे दो। ओके, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन। तो देखो यार, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन मानना है हमें, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज एक्स। ओके, अब लिख लेना, हिंदी मतलब अंग्रेजी आप अच्छे से लिख लेना। एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज वाई। सर आप तो बोल रहे थे क्वेश्चन हमेशा इक्वेशन बनाने के लिए हिंट देगा, सर इसमें तो हमें नहीं दिख रहा है बेटा, अभी दिखेगा। देखो कैसे,
क्वेश्चन कहाँ पे आपको हिंट दिया है, आ जाओ ये देखते हैं। देखो कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी कि देखो एक पेंसिल की कीमत में क्या माना हूं बेटा, एक पेंसिल का जो प्राइस है वो मैं माना हूं x, 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल का तो सर बच्चे भी बता दे, डेट इज 5x। 7 पेन्स, एक पेन का कीमत कितना माना हूं y, 7 पेन्स का कितना हो जाएगा 7 इंटू y। सर नहीं समझ में आया बेटा, एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितने की होगी, 50 रुपए की, क्या किए 10 से गुणा कर दिए ना, तो बस वैसे ही यहाँ पे भी कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनली इक्वेशन 1 इज रेडी। इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये कह रहा है 7 पेंसिल एंड 7 पेन्स 5 पेन्स, तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x रुपीज, तो 7 का कॉस्ट 7x, 5y क्योंकि 5 पेन्स है यानी कि एक पेन का कॉस्ट y है, तो 5 पेन का कॉस्ट 5y हो जाएगा। कितना कॉस्ट है बेटा, इसका कॉस्ट है 46, ये आ चुका है इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, जो भी मेथड आसान लगे उस मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, अपना आंसर पाना है। तो देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि यार मुझे इसमें दिख रहा है कि इसमें मुझे 7 से और इसमें मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आ जाओ अब वही करते हैं और कर भी कह सकते हैं। तो डेट इज इसमें मैं गुणा करूंगा किससे, इसमें मैं 7 से गुणा कर लेता हूँ और इसमें मैं 5 से गुणा कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो नई इक्वेशंस आ रही हैं उनको लिख लेता हूँ। ओके, और बाय द वे ये दोनों इक्वेशन सेम ही होती है, गुणा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम आसानी से गुणा कर पाते हैं। तो देखो अब इसका अगर मैं गुणा करना स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरा कितना आ रहा है, आ जाओ वो समझते हैं। तो डेट इज 5 7 35 यानी कि 35x प्लस 7 7 49 डेट इज 49y एंड इक्वल टू 7 5 35 यानी कि 350। इसको मैं गुणा करूंगा तो देखो यार अगेन 7 5 35 डेट इज 35x। सर आप इसमें 7 से इसमें 5 से गुणा क्यों कर रहे हो बेटा, ये इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड होता है ताकि किसी एक का कोएफिशिएंट सेम बन जाए और मैं घटा के उसको पूरा एलिमिनेट कर सकूं, समझ रहे हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो 5 5 25y, तो मेरे पास आ रहा है 25 ऑफ y 25y और प्लस इक्वल टू मेरे पास आ रहा है डेट इज 6 5 30 0 3 और 5 के 20 3 33। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। ओके सर इसको आप इक्वल टू के उधर क्यों नहीं ले गए बेटा, इक्वल टू के मैं उधर इसलिए नहीं ले गया क्योंकि मैं दोनों इक्वल टू के इधर ही है, तो जब दोनों इक्वल टू के इधर है तो आपको इक्वल टू के उधर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। 5 के 20 6 5 30, रुको 6 5 30 0 3 और 5 के 20 3 23 होता है, मैं 33 लिख दिया हूँ यार, यहीं पे गलती हो रही थी। देखो यही सब छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो कि क्वेश्चन को खा जाते हैं। तो डेट इज 230। बस अब आपको क्या करना है, किसी में से किसी को भी घटा लो। तो फॉर एग्जाम्पल इसे मैं इक्वेशन 3 बोलता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 4 बोलता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, बस 3 में से 4 को जरा घटाओ तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ रहा है 4 और ये आ रहा है 1, ये आ रहा है y, x तो पूरा खत्म हो गया माइनस किए, तो समझ रहे हो माइनस मैं कर रहा हूँ ऐसे करके। और देखो ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 2, फिर ये आ गया आपका एक। ओके, तो ये आ रहा है बेटा 120 डिवाइडेड बाई 14। तो यार ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू जा रही है, फ्रैक्शन में वैल्यू जानी नहीं चाहिए कैसे भी करके। ओके 5 से गुणा कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आई थिंक मैं सब कुछ ठीक तो कर रहा हूँ ना, प्लीज एक बार बेटा आप लोग कैलकुलेशन मैच करो। तो 25 डेट इज 49 और फिर ये तो कितना आ रहा है भाई, सब कुछ तो ठीक आ रहा है यार, लेकिन मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। 24 वो हो 24 होगा ना यार, क्या करते हो भाई, क्या करते हो, कैसी गंदी गंदी मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं। ओके तो फाइनली मेरे पास y बेटा आ रहा है, y इक्वल टू डेट इज 5 मेरा आ गया, y इक्वल टू 5। तो x कितना आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू डाल देना, तुम्हें x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो जैसे मान लो कि y इक्वल टू 5 आ रहा है ना, तो x इक्वल टू मुझे 3 दिख रहा है यार। ओके इस इक्वेशन में जरा डाल दो, इस इक्वेशन में जरा y इक्वल टू 5 डालो, तो देखो इस इक्वेशन में मैं y इक्वल टू 5 डाल के तुम्हें दिखाता हूँ। तो जैसे ही y इक्वल टू 5 डालोगे डेट इज 5x प्लस 7 पंजे 35 और इक्वल टू में आ चुका है आपका 50, तो डेट इज द 5x इक्वल टू 35 माइनस 50 कितना होता है, डेट इज 15, तो x इक्वल टू कितना होता है 3, काम खत्म। तो x इक्वल टू 3 आ चुका है, y इक्वल टू 5 हो चुका है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि एक पेंसिल की जो कीमत है वो 3 रुपए है और एक पेन की जो कीमत है वो 5 रुपए है, क्योंकि x और y हमने पेंसिल पेन के लिए अज्यूम किया था। ओके तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और बाय द वे थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं जेई के बैचेस लेता हूँ बेटा, 11 12 का मैं स्पेशल मास्टर हूँ। ओके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 11 12 में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, लेकिन यहाँ पे मैं एक ऑनलाइन स्टार्ट किया हूँ, तो मैं अभी 10वीं का पढ़ाना चालू किया हूँ ताकि छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ, मेरा इंटरेस्ट था। और क्लासरूम में मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा पाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है, तो घर आके मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आपको जो भी यहाँ पे मिलेगा वो अप टू द मार्क मिलेगा, काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो, बिल्कुल आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा। ओके तो आई होप थोड़ा सा आप मेरे बारे में जानेंगे, जैसे जैसे मैं हम लोग आगे जुड़ते जाएंगे आप मेरे बारे में और जानते जाओगे। तो चलो यार क्वेश्चन नंबर आगे मूव कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको ये इक्वेशंस दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि ये जो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्वेशंस, क्या ये इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। सर आप तो बोल रहे थे आप एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट बता देते हो, जरा बताओ तो एक लाइन में कॉन्सेप्ट, तो देखो यार एक लाइन में मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहला लिखना
इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट बस इतना सा होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, काम खत्म। सर बुक में लिखा है इक्वल टू c1/c2, कुछ नहीं, मैं जो बता रहा हूँ बस वो फॉलो करो। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ोगे कि दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस जिनका स्लोप सेम ना हो वो हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं, और इन दोनों लाइंस का स्लोप सेम नहीं है। तो बस तुम्हें कंडीशन लगानी है, उसमें मत जाओ, 11th वाले कॉन्सेप्ट पे तुम मत जाओ, बस तुम्हें इतना कंडीशन लगाना है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। सर फिर रिपीट कर दो ना, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वो पक्का एक जगह मारपीट करेंगी। मारपीट करने का इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्टिंग का ये मतलब होता है कि किसी ना किसी मिनिमम एक पॉइंट पे ये मारपीट करेंगी। तो क्या सर इसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं? यस बेटा, इसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं कि किसी ना किसी एक पॉइंट पे मारपीट इनके बीच में पक्का हो रही होगी और सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रही होगी, तो उसे हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारा है पैरेलल लाइंस। तो देखो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है? पैरेलल, पैरेलल का बेटा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन यह वैल्यू नहीं बराबर होनी चाहिए c1/c2 के। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो, यानी दोनों लाइंस का स्लोप तो सेम हो, लेकिन उनका जो कांस्टेंट टर्म है जो c है वो सेम नहीं हो। और पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी लाइन जो कभी मीट ना करे, ऐसी लाइन जो इनफाइनाइट पे मीट करे, रामानुजन जी बोले थे। ओके, तो ऐसी लाइंस जो कि कभी मीट ना करे वो क्या होती हैं? वो पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस का मतलब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a1/a2 और बराबर b1/b2 होना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, वो हमेशा दूसरा आना चाहिए। अगर ये भी बराबर आ गया तो फिर ये दोनों लाइंस एकदम एक दूसरे में चिपक जाती हैं, यानी कि वो कोइंसिडेंट लाइन बन जाती है। तो डेट इज कॉन्सेप्ट क्या है? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है बेटा? डेट इज a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और कुल मिला के बोलूँ ना तो ये जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं ये अलग लाइंस होती ही नहीं है, एक ही लाइन होती है, बस तुम्हें मूर्ख बनाया जाता है क्वेश्चंस में। क्लास 11th में जाओगे अपने आप इस चीज को समझ जाओगे। अभी के लिए मैं इतना बस बोल रहा हूँ, मेरी बात को याद रखना। कोइंसिडेंट लाइन अलग लाइंस नहीं होती, कोइंसिडेंट लाइन हूबहू डिट्टो सेम लाइन होती है बस। ओके, और कोइंसिडेंट लाइन दिखती कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन बेटा आपकी ऐसी दिखती है, देखो सब। अब सर ये तो एक पे एक आ गया, बिल्कुल बेटा। कोइंसिडेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मारपीट करती है, यानी कि हर एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मारपीट करती हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है, यानी कि हर एक पॉइंट इनका सोल्यूशन होता है, यानी कि इनका इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। ओके, तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन वो लाइन्स होती हैं जिनका सोल्यूशन हर एक पॉइंट होता है। कुल मिला के बोलूं, ऐसी लाइन दो एक दूसरे पे चिपकी रहती है, ऐसी लाइन जो दोनों सेम होती है भाई, अलग होता ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो? बस। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इंटरसेक्टिंग के लिए आपको a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 लगाना है, c1/c2 को चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। पैरेलल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ताकि इनमें एक गैप मेंटेन रह सके। अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, कोई इनमें गैप मेंटेन नहीं होगा। ओके, तो बस यही था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो तो देखो भैया, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को यहीं पे रखता हूँ, ताकि जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा कि लाइंस किस टाइप की है, तो इस चीज को मैं यहाँ रख लेता हूँ। ओके, तो आ जाओ अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या है बेटा? 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोल रहा है आपको 7x एंड प्लस 6y एंड माइनस 9 इक्वल टू 0। आपको एक काम पहले ही कर लेना है, सब कुछ को इक्वल टू के एक साइड ला देना है। मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाना प्रेफर करता हूँ, आप भी यही करो, ज्यादा सही रहेगा। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है a1/a2, और फिर आपको बेटा निकालना पड़ेगा कॉमा लगा के b1/b2, और फिर एक जगह और आप निकाल लेना c1/c2, ताकि आप कंपेयर कर सको। a1/a2 क्या आ रहा है सर? a1/a2 होता क्या है बेटा? a1 जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है पहले लाइन में, और a2 जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है दूसरे लाइन में। सर b1/b2 क्या होता है बेटा? b1 जो होता है वो y का कोएफिशिएंट होता है पहले लाइन में, b2 जो होता है y का कोएफिशिएंट होता है दूसरे लाइन में, जैसा कि यहाँ पे ये है। सर c1/c2 क्या होता है बेटा? c1 जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है पहले लाइन का, और c2 जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है दूसरे लाइन का। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अगर ना हो तो दैट इज 5/7 एंड दैट इज माइनस 4/6, और मेरा c1/c2 आ रहा है दैट इज माइनस 8/9। सर ये तो 8/-9 आ रहा है, मैंने माइनस को ऊपर ले लिया। ओके, तो यार यहाँ पे मैं साफ देख सकता हूँ डेट इज a1/a2 जो है डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो सर आप बोले थे कि जैसे ही a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, हम डायरेक्टली बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, कुछ भी और हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेटा, आपको कुछ भी और चेक करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहो, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। डेट इज a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 का क्या मतलब हुआ? लाइंस क्या है? लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो ये लाइंस क्या होंगे? ये लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ओके, तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। बस इतना ही था ये, इससे ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। सॉरी यार, मैं पूरा स्लाइड ही रिमूव कर दिया। ओके,
दिस पेज ओनली। तो देखो अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है, देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 9x प्लस बोल रहा है 3y, और मुझे अभी से ये दिख गया कि ये कोइंसिडेंट लाइन आने वाला है। ओके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों लाइन सेम है। डेट इज 18x एंड प्लस 6y एंड प्लस 24 इक्वल टू 0। जरा a1/a2 निकालो, a1/a2 निकालो। a1/a2 आ रहा है 9/18। जरा b1/b2 निकालो बेटा, जेट इज b1/b2। तो b1/b2 मेरा आ रहा है 3/6। और जरा c1/c2 निकालो, c1/c2 मेरा आ रहा है 12/24। तो इसको काट लो, डेट इज 1/2, ये भी आ गया। इसको काट लो, ये भी 1/2 ही आ रहा है। और इसको काट लो, 9 एकम 9 9 दूनी 18, ये भी 1/2 ही आ रहा है। यानी कि सर यहाँ पे दिख रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो सर आप बोले थे जब ऐसा लाइन हो तो लाइन हर एक पॉइंट पे मीट करती हैं, लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, यानी कि बेटा ये कोइंसिडेंट लाइन। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। मैं लिख नहीं रहा, ऐसे कर दे रहा हूँ, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो बस इसी के साथ आपका लगभग ये क्वेश्चन भी समाप्त होने के कगार पे है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू लड्डू। और यहाँ पे बोल रहा है 2x माइनस वाई प्लस 9 अगेन इक्वल टू लड्डू। ओके, तो बस a1/a2 b1/b2 यही सब कैलकुलेट करना है। तो डेट इज a1/a2 मेरे पास 6/2 आ रहा है। b1/b2 यार 3 टाइम्स ऑफ 1 आ रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस में कटा दिया। और ये मेरा आ रहा है 10/9 10/9 आ रहा है। तो देखो यार तुम यहाँ पे देखोगे तो a1/a2 जो आ रहा है डेट इज a1/a2 क्या आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है और बराबर b1/b2। तो a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया। ओके, तो a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया। तो सर यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। अगर बराबर c1/c2 आ गया तो कोइंसिडेंट लाइन, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आया तो पैरेलल लाइंस। सर क्योंकि देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आप क्या बताए थे, कॉन्सेप्ट में सर आप ये बताए थे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तब नहीं चेक करना होता है, तब सीधे बोलना होता है कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन सर a1/a2 बराबर b1/b2 दो केसेस में आती है। पहला केस होता है पैरेलल का, दूसरा केस होता है एवरी पॉइंट पे इंटरसेक्शन का, यानी कि कोइंसिडेंट का। तो पहला पॉइंट जो सर पैरेलल का होता है उसमें क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। लेकिन सर जो कोइंसिडेंट का केस आता है उसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है। तो सर इस क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ेगा। तो c1/c2 की वैल्यू मेरी 10/9 आ रही है, तो मैं साफ साफ सर देख पा रहा हूँ यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, क्योंकि c1/c2 की वैल्यू 10/9 आ रही है और b1/b2 की वैल्यू 3 आ रही है। तो 3 और 10/9 आपस में बराबर नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा सर, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जैसे ही मैं ये लिखा यानी कि डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर होता है पैरेलल लाइंस। तो ये मेरी जो लाइंस आ गई ये मेरी पैरेलल लाइंस आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ओके, चलो आगे मूव कर जाते हैं। तो आगे हम मूव करेंगे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्या कह रहा है, ओके हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंट क्या होता है, देखो कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट का बेटा मतलब होता है जिसका सोल्यूशन आए, जिसका सोल्यूशन आए, जिसका सोल्यूशन आ जाए, जिसका सोल्यूशन आ जाए वो आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और सर कंसिस्टेंट होते कौन है, कंसिस्टेंट बेटा होते हैं आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट इंसिडेंट। ओके, और दूसरा होता है बेटा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, ऐसे ही लिख दे रहा हूं, जिसका सोल्यूशन ना आए, जिसका सोल्यूशन ना आए। और इसमें सिर्फ एक ही आता है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन। सर ग्राफ से समझाओ ना इसको, देखो बेटा ग्राफ से समझाता हूँ। ये आ गई मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आ चुकी है कोइंसिडेंट लाइन, ये आ चुकी है पैरेलल लाइन। मैं आपको क्या बोला कि दो कर्व का सॉल्यूशन तभी आता है जो जब वो एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं। जब तक वो एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं करेंगे बेटा, कभी भी आपका दो लाइंस का सॉल्यूशन नहीं आने वाला। तो पैरेलल लाइन में क्या हो रहा है, पैरेलल लाइन में देखो ये हमेशा एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। ये इसको देख के स्माइल करता है, ये इसको देख के स्माइल करती है, लेकिन ये एक दूसरे से कभी मिलते नहीं है। ऐसी मोहब्बत जो कभी मुकम्मल ना हो। तो भाई एक दूसरे से जब तक मिलेंगे नहीं तब तक मारपीट कैसे होगा। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है, वो भी देख रहा होता है, तुम भी देख रहे होते हो, वो भी स्माइल कर रही होती है, तुम भी स्माइल कर रहे होते हो। शुरू शुरू में तो बहुत मजा आता है, असली तो काम भी करता है जब हम मिल जाते हैं और मिलने के बाद मारपीट होना चालू हो जाता है। तो जब तक लाइंस पैरेलल हैं तब तक कोई मारपीट नहीं होगी, कोई मारपीट नहीं होगी तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं आता है, यानी कि एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे,
तो जब तक सोल्यूशन नहीं आएगा उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, 11th में बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे, तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब सर, इनकंसिस्टेंट का मतलब बेटा पैरेलल, बात खत्म। इनकंसिस्टेंट का मतलब सर, इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल, इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल। और अगर पैरेलल नहीं है सर, पैरेलल के अलावा कुछ और आ गया तो कुछ और आ गया तो वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि पैरेलल के अलावा या तो इंटरसेक्टिंग आएगा या तो कोइंसिडेंट आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मिनिमम एक पॉइंट में मारपीट कर देते हैं, यानी कि इनका सोल्यूशन आ ही जाएगा, और जिसका सोल्यूशन आए वो कंसिस्टेंट होता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कंसिस्टेंट लाइन। ओके, और दूसरा होता है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट तो भैया घर से निकलते वक्त, घर में जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, नहाते वक्त, रोते वक्त, गाते वक्त, हर जगह मारपीट करते हैं, तो इनका तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। तो मैं क्या बोला हूं, जिसका सोल्यूशन आ जाए, बात खत्म, मिनिमम एक सोल्यूशन। कंसिस्टेंट का अच्छा डेफिनेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट का अच्छा डेफिनेशन होता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मस्ट हैव एट लीस्ट वन सोल्यूशन। मतलब मिनिमम अगर एक सोल्यूशन आ गया तो सिस्टम जो हो गया आपका कंसिस्टेंट हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम वन सोल्यूशन आ गया तो सिस्टम क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। मिनिमम वन सोल्यूशन आ गया तो सिस्टम जो हो गया वो कंसिस्टेंट हो गया। तो तुम देख सकते हो इंटरसेक्टिंग के केस में भी एक सोल्यूशन तो आ ही जा रहा है, तो एक सोल्यूशन आ जा रहा है तो इंटरसेक्टिंग, और ये कोइंसिडेंट में तो हर एक पॉइंट ही सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइटली सोल्यूशंस आते हैं। और इनफाइनाइट सोल्यूशन आने का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन आने का सिंपल सा मतलब होता है कि वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट ही सोल्यूशन है। और सर इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का सीधा मतलब होता है पैरेलल लाइन जिनका कभी सोल्यूशन नहीं है, जो कभी एक दूसरे के साथ मारपीट ना करे। आई होप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सीधे क्वेश्चन पे ढूंढते हैं, तो आ जाओ आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, तो देखो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैं इन सारे बवाल्स को रिमूव कर लेता हूं। दोस्तों हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? बेटा आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल के, ये निकालना और चेक कर लेना क्या आ रहा है। पैरेलल आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट, उसके अलावा कुछ आ रहा है तो कंसिस्टेंट। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, डेट इज 3x + 2y = 5, और मेरे पास दूसरा इसका इक्वेशन दिया है, डेट इज 2x - 3y = 7। मैं निकालूंगा सर A1/A2, तो मैं निकाला A1/A2 सर मेरा आ रहा है 3/2, और सर मैं निकाला B1/B2। सर मैं जैसे ही B1/B2 निकाला वो मेरा आ रहा है 2/3। सर मैं यहाँ से देख सकता हूँ A1/A2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो बेटा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 का क्या मतलब होता है? सर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 का मतलब ये होता है, यानी कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? इनका एक सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट। तो काम खत्म, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, यानी कि जो लाइंस आ रही है वो क्या आ रही है? कंसिस्टेंट आ रही है। ओके, तो आज यार दूसरा क्वेश्चन भी मैं इधर साइड में ले लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करेगा। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देखो मैं कैसे करता हूँ, दैट इज 2x - 3y = 8। ओके, और ये आ रहा है मेरा 4x - 6y = 9। ओके, इक्वल टू 9। आपको क्या करना है, देखो इक्वल टू के एक साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, C1/C2 ले लूंगा, नहीं तो आप चाहो तो लेफ्ट में ला सकते हो, मैं नहीं ला रहा, आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A1/A2 जरा निकालो बेटा, A1/A2 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x का x का कोएफिशिएंट पहली लाइन में, दैट इज 2x का कोएफिशिएंट दूसरी लाइन में, दैट इज 4। फिर बेटा आप B1/B2 निकालो, तो B1/B2 आपका कितना आ रहा है? B1/B2 मेरा आ रहा है आपका, डेट इज B1/B2 -3 डिवाइडेड बाई -6, यानी कि ये आ रहा है 1/2, और ये भी आई थिंक आ रहा है 1/2। अब जरा C1/C2 निकाल लो, C1/C2 निकाल लो, तो C1/C2 मेरा आ रहा है, डेट इज 8/9। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरा A1/A2 बराबर B1/B2 आ चुका है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 भी आ रहा है। ओके, तो जब भी ऐसा केस बनता है जहां पे A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं? ऐसे केसेस में हम बोलते हैं बेटा आपका जो लाइंस है वो क्या है? वो लाइंस पैरेलल लाइंस है। तो ये जो लाइंस आएंगी ये कुछ ऐसी आएंगी, यानी कि पैरेलल आएंगी, और पैरेलल लाइन का कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? ये आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, डेट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट सिस्टम आपका हो जाएगा दूसरा वाला। ओके, तो अब मैं पेज को क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि अब जगह बची नहीं है। तो पेज को क्लियर करने का मतलब पूरा डिलीट करना नहीं होता है भाई, पेज को क्लियर करने का मतलब ये होता है। आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको हटा लेता हूँ, इधर से साइड कर लेता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? डेट इज ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है 3/2x प्लस आपका कह रहा है 5/3y इक्वल टू में आपका कह रहा है 7, और दूसरा इक्वेशन दिया है, डेट इज 9x - 10y इक्वल टू में दिया है 14। आप एक काम कर लो, इसमें 6 से गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लोगे सर, ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 6 से गुणा कर लेते हो तो आपको कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें मैं जैसे ही 6 से गुणा करता हूँ, 6 से गुणा क्यों कर रहे हो सर? 6 से गुणा मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटा, ताकि जो ये नीचे 2 है और ये 3 है ना, ये रिमूव हो जाए। 6 से गुणा करोगे, इसमें 6 से गुणा करोगे तो ये 3, इसमें 3 है तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे कुछ आ जाएगा, तो देखेंगे क्या आ रहा है। लेकिन 6 से गुणा करने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि लाइन जो इक्वेशन होती है पूरी तरह से कंप्लीट लीनियर बन जाती है। लीनियर तो ये भी है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो ना A/B का फॉर्म आ रहा है। ओके, मतलब P/Q अपन के कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो ये नंबर्स जो होते हैं ये प्योर हमारे
रियल नंबर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो इसमें 6 से गुणा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 यानी कि 3 यानी कि 9x, एंड प्लस इसमें 6 से गुणा करूंगा तो डेट इज मेरा आ रहा है 10y, 9x, और ये मेरा आ चुका है 10y, और इसमें 6 से गुणा करोगे तो ये आपका आ चुका है 42। तो अब जरा a1/a2 b1/b2 कंपेयर करो तो डेट इज a1/a2 मेरा आ रहा है बेटा a1/a2 9/9 यानी कि 1 आ रहा है ये तो। और जरा मैं b1/b2 निकालता हूं तो b1/b2 मेरा -1 आ रहा है। तो सर यहीं पे क्लियर हो गया ना, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा मेरा देखते रहना भाई, कहीं पे मुझसे गलती ना हो, क्योंकि यार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, अगर मुझसे गलती होती है तो ऑफलाइन में बच्चे बता देते हैं, यहाँ पे कौन बताएगा, इसलिए थोड़ा आप कैलकुलेशन मेरा मिलाते रहना। ओके, तो डेट इज a1/a2 इक्वल टू 1 आ रहा है, b1/b2 -1 आ रहा है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। तो जैसे ही a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, इसका क्या मतलब होता है? तो सर इसका मतलब तो आप कई बार आप बता चुके हैं कि इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब कंसिस्टेंट, यानी कि इनका मिनिमम एक सोल्यूशन तो होगा ही, तो डेट इज कंसिस्टेंट। ओके, तो आई होप आपको ये वाली टर्म क्लियर हो गई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में स्किप करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में सीधे आपको सॉल्व करा देता हूँ। क्यों सर, आप 4 के साथ आपकी क्या ऐसी दुश्मनी होगी कि आप स्किप कर दिए? बेटा कोई दुश्मनी नहीं है, 4 को मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ ताकि आप उसको घर पे ट्राई कर सको, एक होमवर्क में भी तो मिलना चाहिए ना आपको, तो आप उसको होमवर्क में ट्राई कर लेना। ओके, तो आ जाओ मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5वां करा देता हूँ आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 में आप डायरेक्टली करने वाला हूँ a1/a2। सर यहाँ पे आप गुणा नहीं करोगे क्या 3 से? मैं, आप चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा आ रहा है डेट इज 4/3। ओके, a1 और a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, डेट इज 2, तो ये भी मेरा आ गया इंटू 2। तो a1/a2 मेरा आ रहा है डेट इज a1/a2 कितना आ जाएगा, a1/2 आ जाएगा आपका 2/3। अच्छा, b1/b2 निकालता हूँ तो डेट इज b1/b2। तो b1/b2 कैसे लिखूंगा, डेट इज b1/b2 मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2/3 अगेन, 2/3 अगेन। तो b1/b2 बराबर आ गया। जरा c1/c2 निकालते हैं, तो c1/c2, तो c1/c2 मैं निकालता हूं तो ये देखो ये आ रहा है 8/12, यानी कि अगर मैं 4 से कटा दूं तो 4 दूनी 8, 4 3 12। तो तुम देख सकते हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये आता है तो ये लाइंस कैसी होती हैं बेटा, ये लाइन आपकी कोइंसिडेंट नेचर की होती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे बैठी होगी। तो कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस। ओके, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ही ये काट रही होंगी, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रही होंगी। तो इसका आप लिख सकते हो ये सिस्टम कौन सा आ जाएगा, ये सिस्टम आ जाएगा आपका कंसिस्टेंट। आई होप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल, और इसके अलावा कुछ है तो कंसिस्टेंट, बात खत्म। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल और कुछ नहीं, बस। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी के साथ आपका समाप्त हो चुका है। सो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और मतलब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा सिंपल हैं। ओके, बस लीनियर इक्वेशन दिया है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वगैरह बताना है, और ग्राफिकली उनका सोल्यूशन वगैरह हमें बताना है, बस इतना ही करना है। तो देखिए यार, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब कि अगर सोल्यूशन आपका कंसिस्टेंट आता है, मतलब अगर लाइंस कंसिस्टेंट है, यानी कि कोई ना कोई इनका सोल्यूशन है, यानी कि या तो इंटरसेक्टिंग है, या तो बोलो, तुम बोलो, या तो इंटरसेक्टिंग है या तो क्या है, कोइंसिडेंट है। ओके, तो इन दोनों में से अगर कोई एक है तो हमें क्या करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ग्राफिकली इसके सोल्यूशन को ऑब्टेन करना है, मतलब लाइंस का ग्राफ बनाना है। तो लाइंस का ग्राफ बनाना मैं आपको इसमें सिखा दूंगा इस क्वेश्चन के मदद से। तो चलो आ जाओ सीधे क्वेश्चन नंबर अपना 1 उठाते हैं और इसको सॉल्व करना चालू करते हैं कि भैया ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, डेट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ पे मुझे दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यार पहला लाइन ही कंसिस्टेंट दिख गया मुझे, क्योंकि देखो a1/a2 करोगे तो 1/2, फिर b1/b2 करोगे ये भी 1/2, और c1/c2 करोगे ये भी 1/2, यानी कि ये तीनों 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं, यानी तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। और कोइंसिडेंट लाइन अगर आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तो कोइंसिडेंट लाइन एक्चुअली एक ही लाइन होती है, बस दो तरीके से उसको लिखा जाता है। ओके, कोइंसिडेंट लाइन एक्चुअली में अलग अलग नहीं होती, वो एक ही लाइन होती है। ओके, तो आजा फटाफट इस लाइन का भाई, अगर ये मान लो कोइंसिडेंट आ गया तो कोइंसिडेंट क्या होता है, कोइंसिडेंट तो कंसिस्टेंट होता है। और बोल रहा है कि अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो आप उसका सोल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि ग्राफिकली उसका सोल्यूशन भी बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो लाइन 1 के लिए मैं 2 पॉइंट्स लिखूंगा और लाइन 2 के लिए भी मैं 2 पॉइंट्स लिखूंगा। अब वो दोनों पॉइंट्स कैसे लिखने हैं आ जाओ वो समझते हैं। देखो लाइन 1 में यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे लिख लेना x और y, और यहाँ पे लाइन 1 के 2 पॉइंट्स आएंगे और फिर लाइन 2 के भी 2 पॉइंट्स आने वाले हैं। अच्छा, तो चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये मेरा लाइन 1 के लिए पॉइंट आ जाएंगे इसमें, और इसमें मैं लाइन 2 के लिए पॉइंट्स ले लूंगा अपना,
इस वाले में, इस वाले डब्बे में मैं 2 पॉइंट्स अपने लाइन 2 के लिए ले लूँगा। आप भी एग्जाम में ऐसे ही करना, आप एग्जाम में पहले डब्बा बना लेना लाइन 1 का, फिर लाइन 2 का, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना, ज़्यादा सही रहेगा, नंबर अच्छे मिलते हैं। देखो लाइन 1 मेरा क्या है, x + y = 5, यानी कि इक्वेशन 1 है ना, तो इसमें क्या करो, जरा एक बार x को 0 डालो और y की वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है, y 5 आ रहा है क्या, यस, 0 डालने पे 5। एक बार y को 0 डालो तो तुम्हारा x 5 आ गया। 2 पॉइंट्स काफी हैं, आप चाहो 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट निकालते रहो, कोई मतलब नहीं है। 2 पॉइंट्स के मिल गया तो आप आसानी से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। भाई 2 पॉइंट्स अगर यहाँ और यहाँ दे दो, बोलूँ उसके बीच में लाइन ड्रॉ करो, तो तुम तो ड्रॉ कर ही लोगे ना यार। तो इसलिए सिर्फ 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप 2 ही पॉइंट करना, ज़्यादा आसानी रहेगा आपके लिए। उसके बाद आ जाओ दूसरे में देखते हैं। तो दूसरे में काम करता हूँ मैं, x को जरा 2 पुट करता हूँ। तो x को अगर मैं 2 पुट किया तो 2 दूनी 4, तो y मेरा 3 आ रहा है क्या, देखो 2 दूनी 4 और इधर घटा दिए तो 6 और 2y, यस 6 ये आ गया। अच्छा, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, y को जरा 2 पुट करता हूँ, तो आई थिंक मेरा ये 3 आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर इसमें आप 0 क्यों नहीं रखे, तो यार 0 भी तुम रख सकते हो, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कोइंसिडेंट लाइन अलग अलग लाइन नहीं होती, वो सेम ही लाइन होती है। 0 भी तुम रख सकते हो, 0 रखोगे तो वापस यहीं आ जाएगा। तो हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ कौन सा पहली लाइन के लिए था, कौन सा दूसरी लाइन के लिए था, क्योंकि एक्चुअल में तो दोनों लाइन सेम ही है। ओके, तो इसलिए मैं ऐसे कर लिए, यहाँ पे 2 और 3 रख लिया। तुम कोई और भी पॉइंट सोच सकते हो, वो तुम्हारे सोचने पे डिपेंड करता है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को प्लॉट करता हूँ ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ पे मान लो कि मेरा आ रहा है डेट इज 0,5। मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ, एक रफ ग्राफ आपका ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मान लो आ गया 0,5, और ये क्या आ जाएगा आपका 5,0, सॉरी, और ये आ जाएगा 0 का, सॉरी यार मैं उल्टा लिख दिया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ गलती क्यों हो रही है। देखो ये आपका आ गया 5,0, x 5 था, और x 5 था हमारा, और y 0 था, ये वाला दूसरा वाला। और पहला वाला पॉइंट क्या है 0,5, यानी x मेरा क्या है 0 है, और y मेरा क्या है 5 है। अब इन दोनों के बीच से एक लाइन गुजारनी है, गुजार दो एक लाइन, लो। तो फाइनली मेरी एक लाइन बन चुकी है, ये मेरी पहली लाइन है। आ जाओ अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी लाइन कैसे आपकी आ जाएगी, देखो x अगर 2 है तो y 3 है। एक बार और कैलकुलेशन अपना मिला लेता हूँ। जैसे x को 2 रखा तो ये 4, और इधर क्या है, यस, तो x अगर 2 है तो y 3 आ रहा है। तो x मान लो कि 2 कुछ यहाँ पे आएगा क्या, छोटा सा आ जाएगा यहाँ पे। मान लो ये मेरा आ रहा है x 2 है, तो x 2 आ गया, और y 3 मेरा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। मान लो कि y 3 है, तो x 2 और y 3, तो x 2 और y 3 मेरा कुछ यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो, कुछ यहाँ पे आएगा। x 2 और y 3 कुछ यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, डेट इज 2,3। अब 3,2 लेना है, तो 3,2 कहाँ आ जाएगा, देखो इसमें y में वैल्यू बढ़ गई, तो यानी कि थोड़ा सा ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,3। यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,3, यस 2,3 y में। अच्छा, मैं पहला पॉइंट लिया हूँ 2,3, यानी x 2 और y 3। दूसरा पॉइंट है मेरा x 3 और y ये, तो x 3 और y 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, x 3 और y 2। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप ग्राफ लेना, ग्राफ पेपर लेना, और उस पर आसानी से दोनों पॉइंट्स को आप प्लॉट करना। आप देखोगे कि आपका ऐसा ही कुछ खुद दिख रहा होगा। अगर एक क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में और मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। ओके, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आई थिंक मैं जल्दबाजी कर दिया हूँ, जल्दी जल्दी मैं अपनी स्टाइल से सॉल्व कर दिया हूँ। अब देखो इन दोनों को मिला दो, और तुम देख सकते हो ये क्या आ रहे हैं, ये एकदम कोइंसिडेंट लाइन आ रही है। कोइंसिडेंट लाइन यही तो होती है कि जो हर एक पॉइंट पे मारपीट करती हैं, एक दूसरे पे चढ़ी हुई लाइन। तो देखो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे पे एकदम चढ़ी हुई है, तो ये होता है कोइंसिडेंट लाइन, और इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आते हैं। और इसीलिए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आते हैं, क्योंकि दो कर्व जितनी बार एक दूसरे को काटते हैं उतना उनका सोल्यूशन आता है। तो ये अगर दो लाइन्स हैं तो इन दोनों का कर्व जो है वो हर एक पॉइंट पे ही एक दूसरे को काट रहा है, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पे काट रहा है, और इनफाइनाइट पॉइंट पे काट रहा है, इसके वजह से इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये वाला क्लियर हो। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करने के लिए मैं पूरा अपना क्लियर कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें रहने दिया, क्योंकि भाई वापस तो मुझे ग्राफ वगैरह बनाना ही पड़ेगा। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अलग लाइन आएगी इस बार। तो आज अब इसको देखते हैं, इसमें क्या आ रहा है। देखो इसमें मैं अगर यहीं पे कर लूँ तो देखो a1/a2 जरा निकालो। तो a1/a2 कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है क्या, आई होप a1/a2 1/3, यस। और b1/b2 भी मेरा 1/3 ही आ रहा है, निकाल लो। -1 डिवाइडेड बाई -3 क्या आ जाएगा, 1/3 ही आ जाएगा। और c1/c2 मेरा 1/2 आ रहा है। तो ये कौन सा केस बन गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि कोई यहाँ पे तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। कोई सोल्यूशन क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल हैं। क्यों लाइन्स पैरेलल हैं, क्योंकि a1/a2 जो है वो आपका b1/b2 के बराबर है। और मैं आपको बोल चुका हूँ a1/a2 बराबर b1/b2 अगर हो गया तो आपको एक बार और बस चेक कर लेना है कि ये डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आना चाहिए। डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, इसका मतलब लाइन्स पैरेलल है। और इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, इसका मतलब लाइन कोइंसिडेंट है। तो आपको मैं बता चूंगा कि पैरेलल लाइन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो इसको आप लिख देना, ये है आपका इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। और जिसका सोल्यूशन नहीं आने वाला उसे हमें ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि बस कंसिस्टेंट के लिए बोला है, तो इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। चलो भैया ग्राफ बनाने से बच गए। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका कैसा है। a1/a2 निकालो, दैट इज 2/4।
तो a1/a2 मेरा ये आ रहा है, b1/b2 निकालो, डेट इज -1/2, पक्का यहाँ पे सोल्यूशन आएगा, बस यही चेक हो गया भाई, काम खत्म, डेट इज 1/2 और ये आ रहा है -1/2। तो आप देख सकते हो डेट इज a1/a2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाइंस का पक्का सोल्यूशन होगा, लाइंस पक्का इंटरसेक्टिंग होगी और इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक सोल्यूशन तो होता ही होता है। ओके, तो बस यार मेरे पास अब मुझे पता चल गया कि ये कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है, बस इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। उसमें क्या करना है देखो, तीसरे वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख लिया x, यहाँ पे लिख लिया y, फिर यहाँ पे लिख लिया x, यहाँ पे लिख लिया y। इसमें मैं पहली लाइन को लूंगा, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 को मैं इसमें लिखूंगा। ये मेरा लाइन 1 है, लिख भी देता हूँ लो, और ये मेरा लाइन 2 है, ये मेरा लाइन 2 है। क्लियर है ये लाइन 1 और लाइन 2। लाइन 1 लाइन 2 का मतलब क्या है, इक्वेशन और इक्वेशन 2, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इसलिए मैं लाइन लिख दिया। क्लास 11th में आप अच्छे से सीखोगे इसको। तो देखो इसमें मैं एक काम करता हूँ, x को 0 डालता हूँ, तो जैसे ही x को 0 डाला तो देखो ये पूरा 0, तो y मेरा कितना आ रहा है, y मेरा 6 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे y को क्या डालूं ताकि ये कुछ अच्छा बन जाए, तो आई थिंक y को मुझे 2 डालना चाहिए। y को अगर मैं 2 डालता हूँ तो जरा देखना, y को 2 डालोगे तो -4 और इक्वल टू में आ जाएगा 4, यानी कि देखो अगर मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूँ तो मैं ये कुछ ऐसा किया हूँ, डेट इज 2x ओके एंड +2, क्योंकि y को मैं 2 डाल रहा हूँ और -6 इक्वल टू 0। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि यार ये 2x और प्लस का 4 आ जाएगा, 2x + 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, यानी 2,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x तुम्हारा, अगर y 2 है तो x भी 2 है, तो यानी x 2 और y 2, यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट को लो, इस पॉइंट को लो और एक अपना ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो, एक लाइन आ जाएगा वहाँ पे। तो देखो आ जाओ बनाते हैं। तो 0,6 यानी x 0 y 6, तो y 6 कुछ यहाँ पे आएगा, मतलब थोड़ा बड़ा आएगा और क्या, 0,6 में बस रफ आइडिया दे रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं कहीं भी पॉइंट अज्यूम कर ले रहा हूँ। जब तुम ग्राफ पेपर लोगे तो तुम्हें पता है कि 1 2 3 4 5 6 यूनिट काट के यहाँ पे तुम एक पॉइंट लिखोगे। आई होप तुम्हें इतना आइडिया हो। अब देखो 2,2 लेना है यार, तो मान लो कि x2 यहाँ पे आ रहा है, तो x2 अगर यहाँ पे आ रहा है तो y2 कुछ यहाँ पे आएगा, तो 2,2 जो पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मेरा 2,2 हो जाएगा। अब बस इसके बीच में हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लेते हैं। तो लो, तो फाइनली मेरा एक लाइन आ चुका है और ये मेरा क्या है, लाइन 1। अब इस लाइन 1 पे हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं कि कौन सा लाइन मैं ड्रॉ किया हूँ। तो इसका इक्वेशन क्या था, डेट इज 2x + y - 6 इक्वल टू 0। 2x + y - 6 इक्वल टू 0, ये मेरा लाइन 1 था। अब लाइन 2 देख लेते हैं यार। अब लाइन 2 में एक काम करते हैं, लाइन 2 में भी मैं x को एक बार 0 रखता हूँ। जैसे ही मैं x को 0 रखूंगा, तुम देखो जैसे ही मैं इसमें x को 0 रखा, ये क्या आ गया, -2y -4 इक्वल टू 0, यानी कि -2y बराबर 4, यानी कि y बराबर -2। तो y बराबर मेरा आ गया -2, यानी पहला पॉइंट मुझे मिल चुका है। दूसरा पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार y को 0 डाल देता हूँ यार, क्योंकि इसमें आसानी से, जैसे देखो इसको y को मैं 0 डाल दिया, तो y को 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा 4x, और y तो 0 डाले पूरा 0 हो गया, इक्वल टू में आ जाएगा 4, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो एक मेरा आ रहा है डेट इज 1,0, तो x 1 यहाँ पे आएगा और y तो 0 है, तो डेट इज 1,0, एक ये आ गया। और दूसरा मेरा है x, दूसरा मेरा है x, सॉरी x 1 और y 0, x 1 और y 0, यस ये दूसरा पॉइंट है। और पहला पॉइंट मेरा है x 0 y जो है -2 है, x 0 और y -2, यानी कि कुछ यहाँ पे आ जाएगा, डेट इज 0,-2, 0,-2। आई होप ये वाला आपको समझ में आया हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो लो भैया, एक इन दोनों के बीच में भी मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में। तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी मैं लाइन ड्रॉ कर लिया। जैसे ही लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाला जो पॉइंट मिल गया, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है, इट इज POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही जो होगा तुम्हारा x, y होगा, और यही x, y जो होगा इन दोनों का सोल्यूशन होगा। तो आप आपका होमवर्क है, आपका करना है x, y निकालना। अब x, y निकालने के लिए क्या करोगे, आ जाओ, चलो एक मैं बता देता हूँ, बाकी में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। एक में मैं बता देता हूँ x, y कैसे निकालोगे। देखो ग्राफ पेपर पे अगर किए होते ना तो तुम्हें x, y दिख गया होता, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ x आता, यहाँ पे कुछ y आता, तो तुम x, y यहाँ से लिख सकते थे। लेकिन चूंकि मैं एक रफ ड्रॉ किया हूँ, रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया हूँ, तो मुझे नहीं दिख रहा है। जैसा कि तुम देख सकते हो भाई, मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ग्राफ पेपर पे बनाना है। तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम डिट्टो वो तुम्हें दिखेगा कि हाँ यार, यहाँ पे मान लो अगर इसका सोल्यूशन 2,2 आ रहा है, तो तुम्हें दिखेगा कि 2,2 इसका सोल्यूशन है। समझ रहे हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 अपने आप आ जाएगा ग्राफ पेपर पे। लेकिन मैं रफ डायग्राम ड्रॉ किया हूँ तो मेरे पे नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई अलग से सॉल्व करके यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखो यार, एक्स और वाई सॉल्व अगर मुझे करना है, तो मुझे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ठीक दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 2 से गुणा कर लेता हूँ, तो डेट इज आ जाएगा 4x प्लस आ गया 2y और माइनस का आ गया 12 इक्वल टू 0। और मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, डेट इज 4x और ये आ गया माइनस का 2y, ओके, और माइनस का 4 इक्वल टू में 0। एक काम करता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, दोनों को जोड़ने पे ही आंसर अच्छे से आ जा रहा है। तो डेट इज 8x और ये y -2y और ये 2y एकदम साफ हो गए, और ये आ गया -16 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू मेरा आ रहा है 2।
x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2, देख लो 8 दूनी 16, x इक्वल टू 2 आ गया। अब x इक्वल टू 2 आया तो x को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यही तो करते हो सर एलिमिनेशन मेथड में। अब जैसे ही x आ गया तो एक वेरिएबल आ गया, एक वेरिएबल आ गया, उठा के किसी भी इक्वेशन में पटको यार। तो उठा के मान लो कि मैं इसको इस वाले में पटक देता हूँ, जैसे जो 2x वाला था, तो डेट इज 4 प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है कितना आ रहा है ये मेरा y माइनस टू इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2, भाई मेरे जुबान पे सरस्वती माता बैठी रहती है क्या? देखो 2,2 सच में इसका सोल्यूशन है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 2,2 है। सच बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को पहले कभी नहीं किया हूँ, मतलब अपने 10th में जब था हो तब तो किया ही होगा डेफिनेटली, मुझे याद थोड़ी है। तो 2,2 इसका आंसर आ रहा है यार, और मैं यही बोला था, मैं अंदाज में बोला था कि हाँ शायद 2,2 आ जाए, बट तुम देख सकते हो 2,2 ही आ रहा है। ओके, यानी कि ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला ये सारे पॉइंट एकदम सेम है, समझे, क्योंकि ये 2,2 है और 2,2 से ये पास कर रहा है। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई हो गई। ओके, तो बस इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को आ जाओ, कर ही लेते हैं, नहीं तो होमवर्क में दूंगा तो नाटक करोगे तुम। चलो आ जाओ, इसको भी निपटा दे। इसको मैं पूरा किया क्लियर। ओके, और इस लाइन को भी मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से खत्म किया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आप a1/a2 निकालो, डेट इज 2/4 आ रहा है क्या? यस। b1/b2 निकालो, डेट इज -2/-4, और c1/c2 निकालो, डेट इज -2/5। तो तुम देख सकते हो ये आ रहा है 1/2 और ये भी मेरा आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2, और ये जो मेरा आ रहा है -2/5 आ रहा है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये वाला केस बन रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसका होता है अब तुम बताओ भाई, मैं नहीं बताने वाला। ये होता है पैरेलल का। तो ये जब पैरेलल का होता है तो पैरेलल लाइंस तो कहीं पे एक दूसरे के साथ मारपीट करती ही नहीं है, और कहीं पे एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं करती तो कहीं उनका सोल्यूशन नहीं आता, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं। तो ये वाला सिस्टम आपका क्या हो गया, ये वाला सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। तो इनकंसिस्टेंट हो गया तो हमें ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करना, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो बस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त हो चुका है। इजी क्वेश्चन था, कहीं से भी ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बस थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, बाकी इसमें कोई वो हार्ड कुछ नहीं था इसमें। ओके, अब यहाँ पे देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ पेरीमीटर, ओके, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ओके, इज 36। ओके, तो फिर कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको करना है तो आप जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मानते जाओ और अज्यूम करते जाओ, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा यार। तो देखो ये मैं गार्डन अज्यूम कर लिया, चलो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, रेक्टेंगुलर मेरा भी दिख रहा है, हाँ ठीक है, मजाक मत उड़ाओ। देखो अब कह रहा है हमें कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ओके, इसका जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है इसके विड्थ से। तो ये वाला मान लेते हैं कि लेंथ है यार, और ये वाला मान लेते हैं कि विड्थ है। तो विड्थ को मैं डब्लू मान लेता हूँ, चलो विड्थ को मैं डब्लू मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसको डब्लू मानता हूँ तो ये w+4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। तो विड्थ अगर d है तो लेंथ क्या आ जाएगा, विड्थ अगर मान लो w है तो लेंथ क्या आ जाएगा w+4। अगर इसको d माने होते तो क्या आता, एक आता था d और एक आ जाता d+4। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत सिंपल है यार ये तो। ओके, और नहीं तो तुम चाहो तो x+y भी मान सकते हो। देखो मैं एकदम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ही वेरिएबल में मान लिया, जैसे ही एक वेरिएबल में माना आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन चूंकि भाई नाम है चैप्टर का 2 वेरिएबल, तो आ जाओ 2 वेरिएबल मान लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। मैं यहाँ पे विड्थ को x मान लेता हूँ और लेंथ को मैं y मान लेता हूँ, चलो ठीक है। एक्स को विड्थ को मैं x मान लिया और लेंथ को मैं क्या मान लिया, y मान लिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसका जो हाफ पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, हाफ पेरीमीटर तुम्हें नहीं लगता कि x+y हो जाएगा, क्योंकि फुल पेरीमीटर क्या होता है 2x+y, 2 × x+y, तो हाफ पेरीमीटर x+y। तो x+y जो है वो मेरा क्या है 36 है, ये पहला इक्वेशन बन गया। लो मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन में सारे हिंट्स गिवन होते हैं, उनको पकड़ना होता है और इक्वेशन बनाना होता है। तो पहला इक्वेशन x+y = 36 मेरा बन चुका है। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बना लूंगा यार। देखो दूसरा इक्वेशन के लिए तो बहुत अच्छा हिंट है मेरे पास, ये है कि लेंथ जो है, यानी कि लेंथ जो y है, तो y जो है ना विड्थ से 4 ज्यादा है, व्हिच लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि x+4। तो ये मेरा आ गया दूसरा इक्वेशन। क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता? ऑब्वियसली आता है यार। तो आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेट इज एक्स प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूँ y की वैल्यू उठा के इसमें रख रहा हूँ, यानी कि सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। y की वैल्यू मैं x+4 यहाँ पे रख दिया, डेट इज x+4 इक्वल टू ये आ गया 36। इसको जरा सॉल्व करो तो ये आ गया 2x बराबर ये कितना आ रहा है 32। ओके, ये 36 में से 4 गया तो 32। x बराबर आपका कितना आ गया 16। अब x बराबर 16 आ गया तो y बराबर कितना आएगा, इससे 4 ज्यादा तो 20। तो यानी कि जो आपकी चौड़ाई हो जाएगी, जो आपकी विड्थ है, विड्थ जो आपकी आ रही है वो 16 आ रही है, और जो आपकी लेंथ आ रही है वो 20 आ रही है। आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि आप इसको लेंथ और इसको विड्थ माने हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, लंबाई अगर बोल रहे हो तो 20 बोलोगे, चौड़ाई अगर बोल रहे हो तो 16 बोलोगे। ये चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। एक्स वाई चेंज हो सकता है लेकिन लंबाई और चौड़ाई चेंज नहीं हो सकता।
आ जाओ यार अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आ जाओ देखें, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन आपको, लीनियर इक्वेशन आपको एक गिवन है, डेट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, सबसे पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा है पैरेलल और तीसरा है कोइंसिडेंट। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है यार, इससे हलवा क्वेश्चन हो नहीं सकता। देखो ये बोल रहा है ना, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्विंग का क्वेश्चन नहीं है, और सॉल्विंग का क्वेश्चन नहीं है तो सबका आंसर इसमें अलग अलग आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो लड़कों को खड़ा किए, दो लड़कों को बुलाए और उससे पूछे कि बताओ तुम दो शहर के नाम बताओ। हो सकता है एक आपको गाजीपुर बता दे और एक आपको जयपुर बता दे। मतलब एक लड़का बोले भाई एक शहर मान लो गाजीपुर ले लो और एक जयपुर ले लो, और दूसरे को बुलाया तो वो बोला कि भाई एक दिल्ली ले लो एक बॉम्बे ले लो। अब आप बोलो आप किसको गलत बोलोगे, कौन इसमें गलत है? तो इसमें गलत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे एग्जाम्पल पूछे वो भी दो एग्जाम्पल दे दिया, इससे एग्जाम्पल पूछे ये भी दो एग्जाम्पल दे दिया। वैसे ही ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझसे पूछोगे मैं कुछ और इंटरसेक्टिंग लाइन बता दूंगा, किसी और से पूछोगे वो हो सकता है कोई और इंटरसेक्टिंग लाइन बता दे, क्योंकि इनफाइनाइट इसके आंसर आ सकते हैं। तो इसलिए आप ये मत घबराना कि यार सर ना बुक में तो मैच ही नहीं कर रहा। तो बुक में मैच करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, कंडीशन मैच करनी चाहिए। तो देखो यार, इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का यही तो कंडीशन होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका a1/a2 कितना आ रहा है, इसका a और b कितना आ रहा है? इसमें a1 अगर मैं मान लूँ तो a1 मेरा 2 आ रहा है, और अगर मैं b1 मानूँ तो b1 मेरा 3 आ रहा है। तो बस यार कुछ भी एक ऐसा ले लूँ मैं जिसमें a और b बस ये ना हो बाकी कुछ और हो, यानी कि उसका रेशियो सेम ना हो। तो मान लो यार कि मैं a2 को ले लेता हूँ 3, और चलो मैं b2 को ले लेता हूँ, a2 को ले लिया 3 और b2 को मैं मान लो ले लिया 7। अब a2 को मैं 3 ले लिया, b2 को 7 ले लिया, तो जरा a1/a2 निकालो। a1/a2 कितना आ जाएगा? a1/a2 आपका 2/3 आ जाएगा। b1/b2 कितना आ जाएगा? b1/b2 आपका 3/7 आ जाएगा। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं सर, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या लाइन से इंटरसेक्टिंग होगी? डेफिनेटली लाइन से इंटरसेक्टिंग होगी। तो मुझे कोएफिशिएंट्स तो मिल चुके हैं, बस मुझे लाइन लिखना है। तो लिख देते हैं, डेट इज 3x प्लस 7y, क्योंकि ये x का कोएफिशिएंट होता है, y का कोएफिशिएंट होता है। मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट मान लो कि 10 है, क्या मतलब पड़ता है उसके? 0 मानो, 10 मानो, 20 मानो, 100 मानो, कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि हमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 दिखाना था। तो ये वाली जो मैं लाइन माना हूँ, ये वाली देखो, ये वाली जो मैं लाइन माना हूँ और ये वाली जो लाइन क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग है। हमें यही तो बताना था कि कोई इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल दे दो, हमने ये एग्जांपल दे दिया। हो सकता है तुम कुछ और एग्जांपल दो, तीसरा है कुछ और एग्जांपल दे, तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका आंसर अलग अलग इसमें आ सकता है। तो आई होप आपको पहला वाला क्लियर हो। आ जाओ दूसरे वाले पे मूव करते हैं। पैरेलल बोल रहा है यार, पैरेलल बोल रहा है तो आ जाओ, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल की जो कंडीशन होती है हम वो कंडीशन लगा देंगे, पैरेलल आ जाएगा, काम खत्म। लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है क्योंकि मैं ट्रायंगल से ये रेक्टेंगुलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मेरी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही थी। देखो अब है पैरेलल, पैरेलल तो पहली लाइन मेरे पास क्या है? पहली लाइन तो क्वेश्चन ने दी है, डेट इज दिस इक्वल टू 0। दूसरी लाइन मुझे अज्यूम करना है, तो मुझे कैसे अज्यूम करना पड़ेगा? मुझे अज्यूम करना पड़ेगा a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मुझे कुछ ऐसा कहानी अपना सेट करना पड़ेगा। तो यार मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको a2 को a2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे b2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे c2 लिख लेता हूँ। देखो मैं a2 को 4 ले लेता हूँ, ओके, और b2 को ले लेता हूँ 6। क्यों? क्योंकि देखो a1/a2 जैसे ही मैं करूँगा 2/4 1/2 आ जाएगा, b1/b2 करूँगा 3/6 अगेन 1/2 आ जाएगा, ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। और c1/c2 हमारा बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको मान लो कि मैं 7 ले लेता हूँ। देखो जैसे ही मैं इसको 7 लिया तो देखो -8/7, क्या ये इसके बराबर है b1/b2, यानी कि 1/2 के बराबर है? नहीं, 1/2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो आज लाइन हमारी लाइन आ चुकी है, तो लाइन है हमारी 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। तुम देख लो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। सर कैसे पैरेलल है जरा दिखाइए। तो देखो a1/a2 निकालो, डेट इज 2/4 बराबर b1/b2 निकालो, डेट इज 3/6, और ये डज नॉट इक्वल टू है -8/7 के। तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन होती है? पैरेलल की, पैरेलल की कंडीशन होती है। पैरेलल की कंडीशन हमने मैच करा दी, हमारा आंसर आ गया। अब तुम बोलोगे सर हमारा आंसर कुछ और आ रहा है। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, बेटा कोई भी आंसर आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा एग्जाम्पल कुछ और हो सकता है, मेरा एग्जाम्पल कुछ और हो सकता है। एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें बस कंडीशन सेम लानी है कि हाँ वो कंडीशन को फॉलो करे, यानी कि पैरेलल लाइन की कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो तुम यहाँ पे 1000 एग्जाम्पल्स ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर देते हैं लास्ट केस की। लास्ट केस हमारा क्या बोल रहा था? लास्ट केस हमारा बोल रहा था डेट इज कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट मैं बोल चुका हूँ कि कोइंसिडेंट में कुछ अलग होता ही नहीं है, वो सेम होता है। तो जब भी कोइंसिडेंट बोले इस लाइन में तुम किसी कांस्टेंट से गुणा कर देना। फॉर एग्जांपल मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। देखो जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरा लाइन 2 आ जाएगा। लाइन 2 क्या आ जाएगा? डेट इज 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये मेरा लाइन 2 है गया। और लाइन 1 क्या दिया है? लाइन 1 तो मुझे क्वेश्चन में दिया है, डेट इज 2x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। जरा a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालो। a1/a2 निकालोगे डेट इज 4/2, तो ये कितना आ रहा है, ये आपका आ जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, मैं इसको इसके कोएफिशिएंट को a1 a2 a1 b1 और c1 ले लिया हूँ, और इसके कोएफिशिएंट को a2 b2 और c2 ले लिया हूँ बस। ओके, तो अब देखो, अभी ये आ जाएगा 6/3 b1/b2 और c1/c2 कितना आ रहा है, -16/8 -8। ओके, तो ये भी आ रहा है 2 बराबर, ये भी आ रहा है 2 बराबर, ये भी आ रहा है 2, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉलो हो गई, हम क्या बोल देंगे, आंख बंद करके हम बोल देंगे कि ये जो लाइंस हैं ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, यानी कि ये दोनों लाइन सेम है, इनका इनफाइनाइट सोल्यूशन आने वाला है। तो बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हो गया। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि आप ये मत घबराना कि सर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, बुक में तो कुछ और आंसर दे रहा है। बुक में 10 तरह के आंसर देगा, उससे आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको बताया ना कि 2 लड़कों को बुलाओ और उनसे 2 शहरों के नाम पूछो, तो सब लोगों का आंसर अलग अलग हो सकता है भाई, और सबका आंसर सही है। तो वैसे ही मेरा आंसर अलग है, आपका आंसर अलग है, बुक का आंसर अलग है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सबका आंसर सही है। ओके, तो चलो यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, हाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आज इसको और पेशेंस के साथ करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ओके, एंड सेड द रेक्टेंगुलर रीजन, यानी कि सेड द रेक्टेंगुलर रीजन, तो हमें रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर रीजन, यानी कि जो ट्रायंगुलर बनेगा इन लाइंस और एक्स एक्सेस के बीच में, हमें क्या करना है, उसके एरिया को सेड करना है। यानी कि पता है ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये हमारी पहली लाइन है और ये हमारी दूसरी लाइन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि आपको ये वाले पॉइंट, वर्टाइसेस क्या होता है, वर्टाइसेस यही तो होते हैं, त्रिभुज के सिरे, यानी कि ट्रायंगल के वर्टाइसेस ये आ गए, त्रिभुज के सिरे जो कोने होते हैं ना, उसी को वर्टाइसेस बोलते हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना है यार, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। आ जाओ, सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ और इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से। आ जाओ, देखो सबसे पहले लाइन 1 लिखो, क्योंकि सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन 1, L1, L1 मेरा क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर मैं लिखता हूँ लाइन 2, डेट इज L2, और L2 मेरा क्या है, डेट इज द 3x एंड प्लस 2y एंड माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये 2 लाइन्स आ गई। तो सबसे पहले आप इसमें बेस्ट मेथड ये होगा कि ग्राफिकली सॉल्व मत करो, इसको कैसे भी सॉल्व करके 2-2 पॉइंट्स निकाल लो और 2-2 पॉइंट्स को प्लॉट करो और लाइन्स खींच लो। और जैसे ही लाइन्स खींच लोगे, तुम्हें अपने आप वो दिखने लगेगा कि एक्स एक्सेस और इस लाइन के बीच में क्या पॉइंट आ रहा है। ओके, और वो सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके तुम ट्रायंगल बना सकते हो और उस ट्रायंगल का ट्रायंगुलर एरिया जो है, जो एरिया है उसको सेट कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो और एक बार अच्छे से तुम्हें समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं खींच लिया ये अपना डंडा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा ग्राफ, यहाँ पे मैं करूंगा इक्वेशन को सॉल्व। तो देखो सबसे पहले पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सके। ओके, और नहीं तो अब तुम कहोगे कि नहीं सर हमें ग्राफ से ही जाना है, तो आ जाओ मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी करा देता हूँ यार, मुझे क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 डब्बे बनाऊंगा क्योंकि मुझे 2 लाइन्स के ग्राफ बनाने हैं। तो डब्बा नंबर 1 ये आ गया और डब्बा नंबर 2 मेरा ये आ गया। डब्बा नंबर 1 और डब्बा नंबर 2, 2 डब्बे आ गए। इन डब्बों को मैं करेगा इधर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना एक लाइन और इसमें अपना पूरा मार्किंग अच्छे से कर दिया जाए। चलो येलो कलर से मार्किंग करते हैं, आ जाओ। देखो ये आ गया और फिर ये आ गया और फिर इधर मेरे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली ये आ गया और फिर ये आ गया और फिर यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल है। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। ये है मेरा L1 के लिए, यानी कि लाइन 1 के लिए, यानी इक्वेशन 1 के लिए, और ये मेरा है लाइन 2 के लिए, यानी कि इक्वेशन 2 के लिए, डेट इज लाइन 2। मैं लाइन 2 लिख रहा हूँ, तुम इक्वेशन 2 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही है। अच्छा देखो, इसमें मैं क्या करता हूँ भाई, इसमें मैं पहले तो x को 0 डालता हूँ। जैसे ही मैं x को 0 डाला तो मेरा y जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तुम देख सकते हो। पहले इक्वेशन में बात कर रहा हूँ, पहले इक्वेशन में x को 0 डालो, y तुम्हारा 1 आ जाएगा। अच्छा y को 0 डालो, y को 0 डालोगे तो x माइनस 1 आ रहा है। देखो y को 0 डालूंगा तो x माइनस 1 आ गया। इसके 2 पॉइंट्स बड़े आसानी से मिल गए। अब इसके 2 पॉइंट्स खोज लेते हैं। तो इसके 2 पॉइंट्स कैसे खोजेंगे, आज वो देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, x को 0 डालो, x को मैं 0 डाला तो y कितना आ रहा है, y मेरा 6 आ रहा है क्या। देखो x को 0 डाला, y 6। देखो 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2y बराबर 12। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या, देखो 2y और माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2y बराबर 12। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 6 आ गया। तो y बराबर 6 वहीं तो लिखा हूँ मैं। और एक बार क्या करो, एक बार y को 0 डाल दो, बहुत सिंपल है यार ये तो। y को 0 डालोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, डेट इज 3x बराबर 12, यानी कि x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आपका 4 आ गया। तो x बराबर यहाँ पे लिख दो 4। बस तुम्हें क्या मिल चुका है, पहली लाइन के लिए 2 पॉइंट, दूसरी लाइन के लिए 2 पॉइंट। पहली लाइन के दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो और उनके बीच में एक डंडा खींच दो।
दूसरी लाइन के दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, उनके बीच में भी एक डंडा खींच दो, पहली लाइन में मिल जाएगी, दूसरी लाइन में मिल जाएगी, 101% ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। जो इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा उससे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। और एक्स एक्सेस पे भी ये कहीं ना कहीं मारपीट कर रही होंगी एक्स एक्सेस के साथ, वो मिल जाएगा। 3 पॉइंट मिल गए, ट्रायंगल बन गया, काम खत्म। तो देखो ट्रायंगल बनाने के लिए मैं येलो कलर ही लेता हूँ, ठीक। हाँ देखो, अब इसको मैं खींच लिया, ये मेरा एक्स एक्सेस आ गया, ओके। और भैया ये मेरा वाई एक्सेस आ गया, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। मेरा एक्स नहीं है, मतलब समझ रहे हो, ये मेरा एक्स एक्सेस है। भाई बहुत दिमाग लगाने लगे हो तुम लोग। देखो 0 1 सबसे पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं, तो एक्स पे 0 है, वाई पे 1 है, तो मान लेता हूँ कि वाई 1 ही कुछ यहाँ पे आएगा, डेट इज 0,1, ये वाला पॉइंट हो गया, ओके। एक्स 0 वाई 1, ओके। और उसके बाद है x-1 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे आएगा, डेट इज -1, ओके। थोड़ा बड़ा कर लूँ क्या, इसके बड़ा कर लूँगा तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा, रुक जाओ, रुको रे देवा, रुको रुको, इसको थोड़ा बड़ा करने दो। इस वाली चीज़ को मैं हटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ। देखो अब आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा था, अंधे नहीं हो तुम, लेकिन फिर भी अपने से मैं कोई कसर नहीं छोड़ता है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे बनाऊंगा ना, थोड़ा यहाँ पे करता हूँ, देखो यहाँ पे बनाऊंगा तो तुम्हें और अच्छा से दिखेगा। डेट इज 0,1 था ना पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है एक्स में -1 वाई में 0, तो एक्स में -1 कुछ यहाँ आ जाएगा, डेट इज -1,0। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, इसके बीच में एक लाइन लेना है, तो इसके बीच में एक लाइन ले लेते हैं यार। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन आ गई मेरी, ये वाली, ओके। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा पहले इक्वेशन का ग्राफ बन चुका है। पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था x - y + 1, तो इसमें तुम लिख भी सकते हो चाहो तो, डेट इज x - y + 1 = 0। ऐसे मत लिखना, इसको ऐसे लिखना, लाइन के अलॉन्ग लिखना, ओके। उसके बाद आ जाओ दूसरा लाइन अपना बनाते हैं, तो दूसरा लाइन है 0,6, तो यानी कि 0,6 कुछ यहाँ पे आ जाएगा क्या, 0,6, ओके। काफ़ी ऊपर आएगा, ग्राफ पेपर पे तुम्हें अच्छे से दिखेगा। और 4,0, तो x मेरा 4 यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, दैट इज़ 4, और y मेरा 0 है। अब इसको भी आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, तो इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा ज्वाइंट होगा। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, जो कि हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों लाइंस को सॉल्व करके और ये पॉइंट निकाल लेता हूँ। यही मैं बोल रहा था कि दोनों लाइंस को सॉल्व करूंगा, पॉइंट निकालूंगा और प्लॉट करूंगा, जो कि अब मैं कर दिया हूँ। देखो तो अब लाइन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, पहली इक्वेशन में 2 से गुणा करके इसमें जोड़ देता हूँ, काम बन जाएगा। डेट इज 2x - 2y + 2 = 0। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, डेट इज 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों को जरा जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो y तुम्हारा साफ हो जाएगा, डेट इज 5x, ओके। और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5x - 10 = 0। तो x बराबर मेरा आ रहा है 2, और y बराबर कितना आ जाएगा, अगर x 2 आ गया तो y निकालने के लिए इसमें 2 रख दो, तो 2 और 1 3, और 3 - y = 0, तो y बराबर आ गया 3। तो ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट आएगा बेटा, ये वाला जो आपका पॉइंट आएगा, ये आपका आ जाएगा 2,3। बस हो गया। तो हमें क्या बोला था, देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, पहले इक्वेशन का ग्राफ बना लिए, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बना लिए। यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस, तो वर्टाइसेस कौन सा, किसका वर्टाइसेस, भैया वर्टाइसेस ट्रायंगल का होता है, तो ए बी और सी, मान लो कि ये हमारा ट्रायंगल आ गया। अब इसके वर्टाइसेस पूछ रहे हैं, तो वर्टाइसेस अच्छे से लिख लो भाई, क्या दिक्कत है। देखो वर्टाइसेस में यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ, डेट इज वर्टाइस, जो मेरा पहला वर्टाइस है ए, वो है 2,3, जो मेरा बी है वो है -1,0, और जो मेरा सी है वो है 4,0। ये मेरे तीनों वर्टाइसेस आ गए। और मुझे क्या करना था, जो एरिया था उसको सेट भी करना था, तो आज एरिया सेट कर देते हैं। तो ये है मेरा एरिया और इसको मैं सेट कर दूंगा, ये है मेरा एरिया और इसको मैं सेट कर रहा हूँ। देखो आई होप तुम्हें अच्छे से क्लियर हो भाई। देखो यही वाला तो एरिया है और इसी को मुझे सेट करना है, लो भैया कर दिया, सेट हो गया। यही इस क्वेश्चन में करना था। तुम बोलोगे सर एक्स एक्सेस कहाँ गया, बेटा एक्स एक्सेस यहाँ है, तुझे दिख नहीं रहा क्या। देखो ये वाला एक्स एक्सेस है और ये वाला लाइन है, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया, -1,0, जो कि एक्स एक्सेस और लाइन का क्या इंटरसेक्शन है। और ये क्या है 4,0, जो कि एक्स एक्सेस और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन है। और यही तो बोल रहा था, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सेस, तो देखो एक्स एक्सेस और ये लाइंस, और यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया जो कि इनका इंटरसेक्शन हो गया। और इसी का हमें एरिया सेट करना था, हमने ग्राफ भी बना लिया, हमने एरिया भी सेट कर दिया, हमने पॉइंट भी निकाल लिया, हमने वर्टाइसेस भी लिख दिए। तो हमको तो भैया पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो बिल्कुल बेटा, अगर आप ऐसे एग्जाम में करोगे तो आपको एकदम अच्छे से पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका पूरा समाप्त हो चुका है। एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से मैं डिस्कस किया हूँ, जितना क्लास 10th के बेस पे करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें मैं 11th की इसमें लेके घुसा हूँ, लेकिन उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपके लिए एक एडवांस नॉलेज हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना मन लगा के पढ़ाई करें, इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान ना दें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बाय।